लो आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो गौर से। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर आने की गारंटी कितनी है इस चैप्टर में से? 200% आना ही आना। कुछ चैप्टर गिने हुए हैं, जैसे पॉवर्टी का चैप्टर हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चैप्टर हुआ, ह्यूमन कैपिटलाइजेशन का चैप्टर हुआ। ये कंफर्म चैप्टर है, इनमें आपको दोबारा नहीं सोचना होता। इसमें से पेपर आए बिना पेपर नहीं बनता है, पेपर आना ही आना है। ठीक है जी। तो हम जो टॉपिक करने वाले हैं, ये बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, तो मेन जो है ये 8 टॉपिक है इसके अंदर। चैप्टर का नाम है रिफॉर्म्स सिंस 1991, या फिर लिख सकते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फाइन, चलो जी। सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? ये है क्या, इसका मतलब क्या था? एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर? हमें मालूम है एलपीजी, 3 एलिमेंट है, एलपी एंड जी। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, मतलब अब पहले वाले को पढ़ रहे हैं। जो पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म था, एल से जो रिफॉर्म था लिबरलाइजेशन, उसका मतलब क्या था, उसके अंदर क्या क्या किया गया, हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर प्राइवेटाइजेशन एंड नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जो दूसरा रिफॉर्म था, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, उसके अंदर क्या क्या किया गया, उसकी क्या जरूरत थी, और उसके बाद उसके गेन्स और लॉसेस, क्या बेनिफिट्स हुए और क्या बेनिफिट्स नहीं हुए। यानी जब हमने पब्लिक सेक्टर को अब प्राइवेट कर दिया तो उसका क्या बेनिफिट मिला और क्या लॉस हुआ, दोनों बातें पढ़ेंगे। फिर यहां से ग्लोबलाइजेशन, जो तीसरा रिफॉर्म था, जी। फिर उसके बाद इसकी हमारी पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये जो हमने ग्लोबलाइज कर दिया पूरे वर्ल्ड को, इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इसके अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट में इस पूरे रिफॉर्म्स के अंदर क्या उसके मेरिट्स थे और क्या उसके डीमेरिट्स थे, यानी गुड इंपैक्ट और बैड इंपैक्ट। आप ऐसा कह सकते हो, गुड इंपैक्ट एंड बैड इंपैक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे NEA भी लिख सकते हो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसा भी लिख सकते हो आप। एलपीजी लिखो या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है जी। आप ऐसा भी लिख सकते हो। फाइन, ये हो गए हमारे 8 टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये 2 टॉपिक जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पक्का आता है या फिर ये वाले में से पक्का आता है। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसका मतलब क्या था, नीड बाद में पढ़ेंगे। यहां बीच में एक जगह पे मैं आपको ऐड करवा दूंगा एलिमेंट्स के साथ, नीड, जरूरत क्यों पड़ी। देश 1947 में आजाद हुआ, पहली प्लानिंग हुई, हमने अपने आप को सोशलिस्ट इकोनॉमी माना। आपने पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं आप। कौन सी इकोनॉमी बन गई हम? सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर हमने पब्लिक सेक्टर में इतना पैसा लगाया, सारे बड़े छोटे काम कौन कर रही थी? गवर्नमेंट। क्यों कर रही थी वो भी आप पढ़ चुके। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंसेंटिव, सोशल जस्टिस, पढ़ दिया ना आपने। इसके लिए सब कुछ किसको दिया गया? गवर्नमेंट को दिया गया। फिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि 1991 के अंदर इतना बनाया हुआ सेटअप, 50 साल का बनाया हुआ सेटअप तोड़ना पड़ा और तोड़ के एक नया सेटअप बनाना पड़ा। कुछ तो हुआ होगा। तो ऐसी क्या जरूरत आ गई कि अचानक हिंदुस्तान को सोशलिस्ट इकोनॉमी से चेंज करके मिक्स्ड इकोनॉमी में आना पड़ा। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि जो पब्लिक सेक्टर को सब कुछ दिया गया था उसके हाथ से वापस खींच के पूरा प्राइवेट सेक्टर को देने की, पूरा का पूरा, अब तो 100% प्राइवेट देने की बात चल रही है। अभी 98% प्राइवेट हुआ है। अभी भी 2 कंपनियां ऐसी हैं जहां प्राइवेटाइजेशन नहीं है। पूरा इलेक्ट्रिक तो कंपनी प्राइवेट हो गई, पूरा का पूरा प्राइवेट करने की बात हो रही है। आप समझे आप, है ना। तो ऐसी क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इतना बड़ा चेंज लाने की जरूरत क्या थी, वो भी पढ़ना जरूरी है ना। तो चलो आ जाओ, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। लिखो बैटलिंग या लिखो सफरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस, सफरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस of 90s, suffering from the economic crisis of 90s। 90s ऐसे लिख दो ना आप, 90 करके। वेरी गुड। of 90s, the government of India
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया initiated a series of economic reforms which is also known as NEP, New Economic Policy. There were three basic components of this NEP. There were three basic components of this NEP. NEP का मतलब मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कुछ भी कह सकते हैं आप. देयर वर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस NEP. पहला, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. इसको बोलने में ना टंग ट्विस्ट होती है. लिबरलाइजेशन, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग. For the industries and trade. Point number two, the policy of privatization. In place of quotas. ठीक है. और तीसरा, द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. in place of permits. For import and export. देखो मेरी बात सुनो, बहुत बड़ी बात है. 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, पूरा 1 मार्क्स का. मैं बताता हूं आपको. मतलब मालूम है क्या पूछते हो? ऐसे पूछते हैं. इसी में 1 नंबर का क्वेश्चन छिपा है. फिर आप कहोगे सर कहाँ छिपा था, मैं आपको समझाता हूं. इधर वो ऐसे पूछेगा. इधर LQP policy is replaced by dash dash dash. ऐसा पूछेगा. या पूछेगा द पॉलिसी बिफोर LPG was dash dash dash. ऐसे पूछेगा. और मैंने अभी इसका आंसर दिया आपको. इसी 3 लाइनों में इसका आंसर छिपा है. बोलो, पहली लाइन क्या थी? फर्स्ट लिबरलाइजेशन. हाँ, क्या था? इन प्लेस ऑफ. पता है, मालूम है, वो 1991 से पहले लिबरलाइजेशन मतलब होता है दरवाजे खोल देना. जितने भी लाइसेंस है ना, सब हटा दो. कुछ काम करना है, तुम्हारे पास पैसे हैं, करो शुरू. कोई लाइसेंस नहीं चाहिए. नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग. लाइसेंस चाहिए ही नहीं. तुम काम चालू करो ना, थोड़ा इंडस्ट्री खोलो, बाद में देखेंगे लाइसेंस. दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन. इससे पहले क्या था मालूम? हर काम करने के लिए क्या चाहिए था? यानी अब 1991 से पहले और 1991 में अब देखो क्या चेंज आया. पहले था एल स्टैंड फॉर. अब था एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन. ठीक है जी. ओके. इससे पहले क्या था मालूम? 91 से पहले क्यू स्टैंड फॉर. हर चीज के लिए कोटा फिक्स था. हर काम करने के लिए कोटे को फिक्स किया गया था. कोई भी आदमी अपनी मर्जी से प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा सकता था, एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता था. हर चीज के लिए कोटा फिक्स था. पढ़ा था ना आपने एक बार. लेकिन अब क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन. सब कुछ प्राइवेट हाथों में, कोई कोटा नहीं. जितना मंगवाना है मंगवाओ, जितना स्टॉक करना है करो, जो करना है करो, तुम्हारी सिर्फ छोड़ दिया गवर्नमेंट ने.
उसके पहले क्या था? परमिट। हर काम के लिए परमिट लेना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? यानी गवर्नमेंट ने LQP पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया LPG पॉलिसी से। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? LQP इज रिप्लेस्ड बाय, ऐसे पूछे तब भी आपको आंसर मालूम है, इसका आंसर क्या होगा? LQP। आई बात समझ में? तो पहले ये समझ लो, ये चैप्टर के शुरू में नहीं दिया है, लेकिन आप समझ लो 1 नंबर में आ रहा है और बार बार आ रहा है पेपर के अंदर ये चीज, या तो ऐसे आ रहा है या तो ऐसे आ रहा है। तो आपसे कोई पूछे LPG पॉलिसी से पहले क्या पॉलिसी चलती थी? LQP। उसका मतलब क्या है LQP का? लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट। तो फिर LPG का मतलब तो आपको मालूम ही है ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन उसके पहले क्या चलता था? LQP। यानी LQP को रिप्लेस किया LPG ने। सीधी सी बात ये है। चलो हो गया खत्म, आ जाओ, इतना ही समझाना था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हो गया ना, मीनिंग हो गया, बस लिख दिया, मीनिंग खत्म हो गया ना। चलो आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्या थी, है ना? हाँ लिखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्या थी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमें क्या जरूरत पड़ी? दिमाग खराब था हमारा, बस क्या करें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। मनमोहन सिंह जो थे उस वक्त पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। लिखो, द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजन्स। 2 रीजन थे ऐसे इंडिया के अंदर उस वक्त पे जब हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। देयर आर फॉलोइंग 2 रीजन्स। नंबर 1, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने आपको समझा, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है किसी देश का, वो किसके लिए यूज किया जाता है? टू इंपोर्ट गुड्स। कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स हुए या आर्मी के सामान हुए, जैसे मतलब वो ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, आर्मी के लिए, मतलब आर्मी के डिफेंस के लिए या पुलिस फोर्स के लिए, इन जगहों पे या कोई कैपिटल गुड्स मंगवाने हो वहां यूज किया जाता है। गवर्नमेंट यूज करती है फॉरेन रिजर्व को, इसके लिए टू इंपोर्ट्स। और आपको भी अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो आप कहां जाओगे? सबसे पहले बैंक में। बैंक से क्या परचेज करोगे? डॉलर्स, मतलब फॉरेन एक्सचेंज। उसे कहां भेजोगे? अमेरिका। फिर वहां से सामान आएगा। सीधा नहीं आ सकता, आप इंडियन रुपीज में पेमेंट नहीं कर सकते। आप आज अमेजोन पे जाओ या फ्लिपकार्ट पे जाओ और अमेरिका से कुछ ऑर्डर करो, वो आपसे बोलेगा एक्सचेंज रेट इज दिस मच। और एक्सचेंज कौन करके देगा आपको? इंडिया का बैंक करके देगा। लेकिन हालात इतने खराब थे कि हिंदुस्तान के पास सिर्फ 14 दिन का रिजर्व बचा था, सिर्फ 14 डेज का। यानी हालात ये हो जाते कि हम ब्लैक लिस्टेड हो जाते। ऐसे इकोनॉमिक की प्लेटफॉर्म पे देखें तो हिंदुस्तान खत्म हो जाता अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म से साइन ना किए जाते। और ये जबरदस्ती हमसे करवाए गए क्योंकि हमने $7 बिलियन का लोन लिया। उस वक्त पे हमारी इकोनॉमी ने 14 दिन का रिजर्व बचा था, उसको बचाने के लिए $7 बिलियन का लोन लिया था हिंदुस्तान ने। किससे? एक बैंक था और दूसरा कौन था? वो था इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, वो फेडरेशन, IMF से मिला के और उस बैंक से मिला के $7 बिलियन का लोन लिया था। और जब लोन सैंक्शन किया गया उस वक्त पे बोला गया कि हम लोन इसी शर्त पे देंगे कि आप अपने देश के दरवाजे अब खोल दो। तो फिर दिल मार के, मन को मार के साइन किया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये हमारी मर्जी से नहीं हुए थे, ये वर्ल्ड बैंक ने हमारे पे प्रेशर डाला था लोन देते हुए, तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। ये हमारा दिमाग नहीं था। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया का दिमाग नहीं था, हिंदुस्तान का दिमाग नहीं था इसमें, ये गोरों का दिमाग था। वो चाहते थे कि जैसे पहले होता था ना,
आजादी से पहले, दोबारा हिंदुस्तान को वैसे पकड़ा जाए। और देखो उनको मालूम था हम चला नहीं पाएंगे कंट्री। जब 47 में छोड़ के गए थे तो 91 में दोबारा हमारे को उनके पास जाना पड़ा, क्योंकि हम तो बिल्कुल खत्म थे। 50 साल के अंदर हमने कंट्री के हालात वो कर दिए, ऑलमोस्ट 50 साल हो गए ना, 43 साल 43 ईयर्स में इंडियन इकोनॉमी को इतना श्रिंक कर दिया गया कि हिंदुस्तान के पास सिर्फ 14 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रह गया। तो इसका मतलब देश को चलाया किसने उन दिनों में? देश में शासन किसका था? कांग्रेस गवर्नमेंट। यानी करप्शन तब से चलती आ रही है, वो आज भी खून में है। कहां गया पैसा? जबकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब गोरे छोड़ के गए तो एक्सपोर्ट सरप्लस में थे, इंपोर्ट कम थे। आपने देखा जब गोरे छोड़ के गए, जब गोरे इस देश को छोड़ के गए तो हमारा बीओटी फेवरेबल बैलेंस था। आपने पढ़ा ना अभी, गोरे कब छोड़ के गए? 47-48 में हमारा बैलेंस क्या था? फेवरेबल। हमारे पास पैसा ज्यादा था, हमारे इंपोर्ट्स कम थे। तो फिर किसने चोरी किसने की? खत्म कर दी देश की इकोनॉमी। और इसीलिए हमारे को लाने पड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये हमारे रिफॉर्म्स नहीं थे, ये रिफॉर्म्स बनाए गए बाहर वालों की तरफ से, साइन हमने किए। उन्होंने कहा सारे, क्यों? वो चाहते थे ये काम करना। इंडिया के जितने भी मिनरल्स थे, इंडिया में जो भी था वो ले जाना चाहते। उन्होंने बोला सारे लाइसेंस खत्म कर दो, हम तभी पैसा देंगे। उन्होंने कहा सबके दरवाजे खोल दो, कुछ गवर्नमेंट नहीं, हम आएंगे फैक्ट्रियां खोलेंगे बड़ी बड़ी, बोलो अलाउ करते हो? हमने बोला अलाउ। उन्होंने कहा जो बाल भेजना है भेजे, जो मंगवाना है मंगवाए, तुम्हारी सारी जिंदगी खत्म। अलाउ करते हो? बोला अलाउ। तो साइन करो, पैसे ले जाओ। जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जो आज के देश में पाकिस्तान के साथ हो रहा है या पूरे कंट्रीज के साथ हो रहा है, वही सेम हालात हमारे उस टाइम पे थे। मालूम है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, आपको मालूम है इसमें, है ना? इसके बाद अगर ब्लैक में चला गया तो कोई भी उसको पैसा नहीं देगा। वर्ल्ड का कोई देश पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर पाएगा अगर वो ब्लैक लिस्ट में चला गया। और हम भी उस वक्त इसी स्टेज में खड़े थे 1991 के अंदर। वो टेररिज्म की वजह से है, हम फाइनेंशियली थे। फर्क इतना है, ठीक है जी। तो चलो लिखो फटाफट जल्दी से। पहला क्या लिखा आपने? फॉल इन द, लिखो फिर कहानी लिख लो। इट वॉज अ सिचुएशन लाइक अ सीरियस क्राइसिस। इट वॉज अ सिचुएशन लाइक अ सीरियस क्राइसिस। India had reserve only for 14 days. अब अच्छा ये तो पता लग गया कि 14 दिन का रिजर्व बचा था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? तो लिखो इसके पीछे आप, बिकॉज ऑफ राइजिंग इंपोर्ट्स एंड फॉलिंग एक्सपोर्ट्स। राइजिंग इंपोर्ट्स एंड फॉलिंग एक्सपोर्ट्स। आई बात समझ में? यानी देश में, अब देखो अभी आपने क्या पढ़ा था, 1990 से पहले कौन सी पॉलिसी थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थी ना। और कौन सी है इसके बाद? एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसका मतलब ये था कि 1991 से पहले तक हमारे हालात इतने खराब हो गए थे, हमारे इंपोर्ट्स इतने बढ़ गए और एक्सपोर्ट्स इतने घट गए कि फॉरेन एक्सचेंज आना तो बिल्कुल बंद हो गया, पैसा आना तो बंद हो गया। और बचत कर करके हमारे हालात सिर्फ 14 दिन के पैसे बचे हमारे पास। हालात यहां तक रह जाते और कुछ टाइम तक ऐसा ना किया जाए तो हम खत्म हो जाते इसके। ठीक है जी, चलो आगे लिखो सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, राइजिंग, पॉइंट नंबर 2 लिखो, राइजिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग। अच्छा, दूसरा बड़ा कारण पता क्या था? दूसरा कारण, राइजिंग मैंने बढ़ना, डेफिसिट मैंने घाटा, फाइनेंसिंग मैंने पैसे का घाटा। राइजिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये हमारा दूसरा बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा था, क्योंकि उस वक्त पे इंडिया आजाद होकर हटा था, हिंदुस्तान जो था उस टाइम बन रहा था, अभी भी बन रहा है। इंडिया आज भी डेवलप हो रहा है, डेवलप नहीं हुआ, अभी डेवलपिंग कंट्री है, आज भी हिंदुस्तान में डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। लेकिन उस टाइम बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। गवर्नमेंट के खर्चे बहुत थे, बहुत खर्चे थे।
लेकिन रेवेन्यू नहीं था, टैक्स रेवेन्यू नहीं था। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था? हमेशा पैसा बोरो करना पड़ता था। एवरी टाइम गवर्नमेंट हैज टू बोरो द मनी फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज। और जब गवर्नमेंट की बोरिंग समझते हो, लोन, जब लोन बढ़ जाते हैं ज्यादा और गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं और ऊपर से इनकम नहीं होती, तो क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है। इसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। हमारे खर्चे बढ़ गए, खर्चा है हमारा 100 रुपया, आमदनी 20 रुपया, तो 80 रुपये कहां से आएंगे? फाइनेंस करने पड़ेंगे ना, कहीं से पैसा मांगना पड़ेगा ना, किसी भी देश से, नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो जो 80 रुपये हमने फाइनेंस किए उसे कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। 100 में से 20 तो हमारे पास थे, 80 का क्या हो गया? डेफिसिट। और उसको हमने कहां से लिया? बाहर वालों से। उसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। बढ़ रही थी, गवर्नमेंट के सिर पे लोन का पैसा बढ़ता चला जा रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा थे और हमारा रेवेन्यू बिल्कुल जीरो था। आज भी अगर आप समझ रहे हो कि हिंदुस्तान में 2020 में बैठ के आज की तारीख में अगर आप ये समझते हो कि हिंदुस्तान का बजट आज भी सरप्लस है, तो मैं आपको बताऊं अभी तक सरप्लस नहीं है। आपने पढ़ा था ना बजट में, गवर्नमेंट बजट, हम आज भी डेफिसिट बजट में हैं। हम अभी तक बैलेंस बजट में भी नहीं आए। कितने साल हो गए आजादी के? 47 में आजादी हुई, ऑलमोस्ट 74 ईयर्स आजादी के बाद भी हमारा बैलेंस बजट भी नहीं आया। बैलेंस बजट मतलब जहां दोनों इक्वल आज, हम अभी भी डेफिसिट बजट के अंदर है, विच इज समहाउ अ गुड साइन। ये गुड साइन है एक ऐसी इकोनॉमी के लिए जो डेवलप कर रही है। मैंने ये भी आपको लिखवाया था, अगर बैलेंस बजट आ जाए तो मतलब इकोनॉमी में काम नहीं हो रहा, ऐसा मान के चला जाता है। लेकिन सरप्लस बजट में तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि करप्शन सबसे बड़ा रीजन मालूम है क्या उसका? करप्शन। जहां जिस देश के अंदर 130 करोड़ लोग रहते हो और सिर्फ 6 करोड़ लोग टैक्स भरते हो और 124 करोड़ उस टैक्स से खाते हो, वो देश तरक्की कैसे कर सकता है? 130 करोड़ की जनता के अंदर 45-47 करोड़ कमाने वाले लोग हैं, उसमें से सिर्फ 6 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, सिर्फ 6 करोड़। बाकी कहां जाते हैं? और हर घर में गाड़ी भी है, हर घर के अंदर सब कुछ है, फैसिलिटी, लेकिन टैक्स नहीं है। इसीलिए देश तरक्की नहीं कर पाता। टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है। जो टैक्स अभी देखो बाहर की कंट्रीज ने क्या कर रखा है, आपके घर में बाइसिकल है ना, उसका भी टैक्स है, टीवी है उसका भी टैक्स है, केबल लगवा रखी है आपने उसका भी टैक्स है। आपकी इनकम आती है सीधी बैंक, किसी को पैसा नहीं मिलता कैश, सीधी बैंक में आएगी। बैंक आपके अकाउंट से 33% काट देगा। यानी 100 रुपए आपने कमाए, 33 रुपए बैंक ले गया, गवर्नमेंट के पास चले गए। तो गवर्नमेंट अपने आप से क्या हो जाएगी? रिच हो जाएगी। और गवर्नमेंट अगर रिच है तो क्या होगा? सरप्लस बजट, पैसा ही पैसा। फिर हम लोग बोलते हैं क्या, बाहर के लोग जो है ना उनको देखो एजुकेशन फ्री, हॉस्पिटल फ्री, बुढ़ापा पेंशन बहुत सारी है। हम बोलते हैं ना बाहर यूके में क्या है, $800 तक पेंशन मिलती है, $800 तक, 800 पाउंड तक यूके के अंदर पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन जो है, जो लोग रिटायर हो गए उनके। गवर्नमेंट के पास पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है कि गवर्नमेंट ये सारे काम कर सकती है। वहां की सड़कें इतनी अच्छी, वहां के माहौल इतने अच्छे, वो लोग हर चीज में, वो लोग हर चीज के अंदर पैसा देते हैं, वो लोग हर चीज के अंदर पैसा देते हैं। यहां तक कि वो बोलती है, क्या बोलते हैं, कुल्लू कहती है वहां पे अगर टीवी लगा रखा है तो उसका भी जो है 20 पाउंड का टैक्स है, 20 पाउंड उसको टैक्स देना है क्योंकि टीवी है घर में। बाइसिकल है ना, बाइसिकल घर के बाहर पार्किंग में खड़ी है, उसका भी टैक्स देना पड़ रहा है। हर चीज पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। और टैक्स का पता क्या कर रही है? चोरी नहीं कर रही है, उस टैक्स को वो अपने ही लोगों पे यूज कर रही है। अगर कॉल कर दी जाए हॉस्पिटल के अंदर की बीमार है तो विद इन 3 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाती है, और आपको एयरलिफ्ट करना पड़े तो एयरलिफ्ट करके भी ले जाती है, लेकिन कोशिश की जाती है कि आपकी जान बच जाए। और यहाँ पूरी कोशिश की जाती है कि इंसान बच ना जाए, क्योंकि अगर एम्बुलेंस जा भी रही है तो आगे मेरे जैसे लोग गाड़ी अड़ा देते हैं, तो निकल के दिखा, वो ये नहीं सोचते पीछे के। हमारे यहाँ ऐसा होता है। चलो छोड़ो, आ जाओ, लिखो जल्दी से, लिखे पॉइंट को, आ जाओ लिखो। इट वॉज, ऐसा क्यों हुआ? इट वॉज ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट वॉज ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर increasing at fast rate, and there was not enough tax revenue. टैक्स रेवेन्यू ज्यादा नहीं था,
लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता चला जा रहा था। देन इन दैट केस गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड to borrow the money. Government was forced to borrow the money from public or from international financial institutions. Financial institutions. ठीक है जी, यही छोड़ दो इस पॉइंट को। 2 पॉइंट हो गए खत्म। अब नीचे आओ, लिखो कंक्लूड। नीचे लिखो कंक्लूजन, लिखो कंक्लूजन, और लिखो कंक्लूजन में टू कम आउट फ्रॉम दैट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, टू कम आउट फ्रॉम दैट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, Indian government has borrowed USD 7 billion, has borrowed USD 7 billion from IBRD, from IBRD means International Bank of Reconstruction and Development. International Bank of Reconstruction and Development, which is also known as World Bank. Which is also known as World Bank. Here we must note that this loan was not given to help Indian economy. But it was given against to undertake the economic reforms. India had no option but to agree to the condition attached by the World Bank. India had no option but to agree to the conditions attached by the World Bank. और ये कंडीशन जो थी ना, एंड दीज कंडीशंस वर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है जी, एंड दीज कंडीशंस वर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यही वो कंडीशन थी जिसे हमने बाद में नाम दिया इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब सुनो मेरी बात, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। हिंदुस्तान के पास 14 दिन का पैसा बचा था। क्यों बचा था ऐसा? क्योंकि हमारे इंपोर्ट जो थे बहुत ज्यादा थे, एक्सपोर्ट जो थे बहुत कम थे, पहली बात। दूसरा कारण था राइजिंग इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है घाटे को लोन लेके फाइनेंस करना, उसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटा मतलब डेफिसिट, और उसको लोन लेके फाइनेंस करना। एक तो होता है इनकम कमा के घाटे को पूरा करना, एक होता है घाटा हुआ तो जाओ लोन ले लो, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग।
तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का बहुत तगड़ा चक्कर चल रहा था उस टाइम पे। क्यों चल रहा था? क्योंकि हमारे पास जो थे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन टैक्स रेवेन्यू क्या था? बहुत थोड़ा सा। ये बड़ा कारण, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ा? लोन लेके पूरा, गवर्नमेंट वाज फोर्स टू टेक द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और फ्रॉम पब्लिक। ले लिया गवर्नमेंट ने लोन, दो बातें खत्म हो गई। कंक्लूजन क्या बोलता है? कंक्लूजन कहता है कि गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया? $7 बिलियन। किससे बाहर आने के लिए? वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से बाहर आने के लिए। किससे लिया? IBRD। कौन था वो? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। $7 बिलियन का लोन फ्री में नहीं मिला। ये हिंदुस्तान की हेल्प करने के लिए नहीं था। इट वॉज नॉट टू हेल्प द इंडियन इकोनॉमी, इट वॉज बेसिकली किसके लिए दिया गया? ये दिया गया अगेंस्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भैया एक कंडीशन रखी गई, इस कंडीशन पे साइन कर दो तो पैसा ले जाओ, और वो कंडीशन को ही हमने बाद में किसका नाम दिया? LPG। इसी कंडीशन को बाद में क्या कहा गया? LPG। इस कंडीशन पे साइन करो और 7 बिलियन ले जाओ, नहीं तो छोड़ दो। और अगर हम ना साइन करते तो फिर हम खत्म होते, इसलिए हमको साइन करना पड़ा। और इस कंडीशन से फायदा किसका था? उन्हें मालूम था हिंदुस्तान में सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ नहीं है, उन्हें अच्छे से मालूम था। आज भी नहीं है, हम कुछ नहीं बना सकते भैया ढंग का, सच्ची बोल रहा हूं। आज भी हम ढंग का कुछ नहीं बना सकते। ये देखो ना स्टैंड, चाइना, जिसपे फोन लगा है चाइना, मार्कर चाइना, कैलकुलेटर चाइना, सिर्फ बुक यहाँ प्रिंट हो रही है। चश्मा, यहाँ तक कि मैं उसको बोला ये चश्मा ऐसा चाहिए जो इंडियन हो, बोलता है ये जो है ना इसका ये केस ये इंडियन है, लेकिन ये जो चश्मा है इसमें जो शीशा है ना, बोलता है आप कहीं भी घूम लो पूरे हिंदुस्तान में आपको इंडिया से नहीं मिलेगा। मैंने बोला हम ये इसका मतलब ये नहीं बना सकते ग्लास? बोलता नहीं, ये जो है ना, हाँ लेंस वाला, ये जो है ना इसका ये क्या बोलते हैं इसको? बॉडी इसकी है ना जिसमें लगा, वो इंडियन है, लेकिन ये जो लेंस है बोलता है ये चाइनीज है। मैंने बोला यार मतलब ऐसा क्यों है? और सुनो ये बड़ी बात सुनो, ये कपड़ा जिससे हम इसको साफ करते हैं ना, ये वाला, ये हिंदुस्तान नहीं बना सकता, ये चाइना से बन के आता है। मतलब ये हिंदुस्तान बना नहीं सकता। सोच के देखो आप, हम इतने टेडी बियर बनाते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं बना सकते है। ये पावर बैंक चाइना, पता नहीं क्या। मेरे टेबल पे देख लो आप, गोरों को मालूम था हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा आज आप नोट करो, इधर देखो, इधर अपने घर में जाना और कल सुबह नोट करना। सुबह से उठते क्या करते हैं आप? कॉलगेट ब्रश करते हैं ना, पेप्सोडेंट से, उससे ब्रश, जो ब्रश आप जिसका यूज करते हो, या तो होगा ओरल का, कौन सा आता है वो? ओरल भी, ये आता है सेंसोडाइन, ये आता है पेप्सोडेंट, बाहर की कंपनी है। दंत क्रांति कौन यूज कर रहा है वहां? एक मिनट शांति रखो, शांति। देखो लीवर का, बाहर की कंपनी, कोई नहीं यूज कर रहा ना, ये तो प्रॉब्लम है। वो बेचारा पतंजलि वाला चिल्ला तो रहा है कि अच्छा देखो अगर हम इंडियन मेड यूज करेंगे तो पैसा हिंदुस्तान में रह जाएगा। सर वो कंपनियां तो हिंदुस्तान में तो है। मैं बताता हूँ आपको गलती क्या है हमारी। हमें क्या लगता है मैगी खाते हैं नेस्ले की। नेस्ले किसकी कंपनी है? भारत की। हमें ऐसा लगता है कि पैसा हिंदुस्तान, ऐसा नहीं है। जो प्रॉफिट हो तो चला गया बाहर। बहुत कुछ है हमारे पास, ऑप्शंस है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है, और इसी का फायदा उठाया गया और इसीलिए पॉलिसी साइन करवाई। उन्हें मालूम था हम कुछ नहीं बना पाएंगे। हम मैगी नहीं बना पाए यार 40 साल में, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आटा मैगी 1991 से लेकर 2020 तक हिंदुस्तान अपनी मैगी नहीं बना पाया, साबुन ढंग का नहीं बना पाया। नहाने का साबुन, एक तरफ वो आता है नीम सोप, मार्गो को निकालो पैकेट से बाहर, और एक तरफ आता है लक्स, दोनों को लक्स आता है, लक्स, दोनों को पैकेट से बाहर निकालो, दोनों में डिफरेंस देख लो आपको पता लग जाएगा। वो टाटा वाला बना रहा है मार्गो सोप, और ये लक्स वाला बना रहा है हिंदुस्तान लीवर, बाहर की कंपनी। दोनों का डिफरेंस देखो। हाँ, इट्स अ लीवर ब्रदर कंपनी। ये हर जगह पे, हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान लीवर, युगांडा में तो यूनिलीवर, हर जगह पे है, पूरे वर्ल्ड में फैली है। इससे लीवर ब्रदर, ये बाहर की कंपनी है, लेकिन सब जगह जहां जाती है उस देश का नाम पहले लगा लेती है। हम 40-45 साल में साबुन की टिक्की नहीं बना सके ढंग की। सच कह रहा हूं, विश्वास है सच्ची में, सच। और वो देखो आज वो क्या ब्रेड पे लगा के खा रहे हो आप, बास्केट है, जैम तो हमारा है, क्या वो मायोनीज है यहाँ हमारे इंडिया का है इंडिया का।
इंडिया में बनता है? नहीं बनता है। वो पास्ता की सारी चटनियां जो पास्ता में लगा के आप खा रहे हो ना, कौन सा वो पिज्जा पे है हमारे इंडिया की कोई पिज्जा सॉस है? कहां से आ रही है सारी? पिज्जा खा रहे हैं हम, लेकिन चटनी बाहर से मंगवा रहे हैं। आप देखो पिज्जा के बेस जो है वो भी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन खा कौन रहा है? हम लोग दबा दब खा रहे हैं उसको, लेकिन चटनी बाहर से आ रही है। ये वाला साहब। तो चलो एनीवे, यहाँ मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो। हमने कहा अभी तक जो हमने पढ़ा वो व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट वाज द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मीनिंग भी आपने पढ़ लिया और नीड भी आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया और आप समझ में है। अभी कहा यार, अभी हर हिंदुस्तानी के सिर पे लोन है। आ जाओ इसके बाद, आओ आगे पढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। देखो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको तो मालूम है 3 एलिमेंट्स है, बोलो ना कौन कौन से? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिख लो, 3 ही है। ठीक है जी, 3 एलिमेंट्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। बाकी को भूल जाओ अभी, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जाएगा किसके बारे में? लिबरलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? लिखो फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। लिखो, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स, liberalization of the economy means freedom from direct or physical controls imposed by the government. Liberalization of the economy means freedom from direct and physical control imposed by the government. ठीक है जी, यानी गवर्नमेंट का सीधा और फिजिकली कंट्रोल जब बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और दे दी जाए आजादी, उसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन। फ्रीडम मैंने आजादी, किससे आजादी? किससे आजादी? डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने किसके ऊपर लगाया था कंट्रोल? इंडस्ट्रीज के ऊपर। जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल लगाया था बिजनेस के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, उससे आजादी को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। उससे आजादी। गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती थी? क्या गवर्नमेंट ताला लगा के जाती थी शाम को आके हर फैक्ट्री के बाहर? क्या करती थी? क्या तरीका था गवर्नमेंट का कंट्रोल करने का? लाइसेंस। गवर्नमेंट कहती थी कोई भी काम करना है लाइसेंस चाहिए, एक्सपेंशन करनी है, फैक्ट्री बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है। पढ़ा था ना आपने? मतलब यहां तक कि प्रोडक्शन बढ़ानी है तब भी कैपेसिटी बढ़ानी है, लाइसेंस चाहिए, एक्सपेंशन करनी है लाइसेंस चाहिए, नई कंपनी खोलनी है लाइसेंस चाहिए, सब चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। सब चीज के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। इस चीज से हटा दी गई, इससे आजादी, यानी लाइसेंस पॉलिसी से आजादी दे दी गई व्हेन इट्स कम टू लिबरलाइजेशन। जब हम फ्रीडम की बात करें तो कोई आपसे पूछे किस चीज से फ्रीडम? फ्रीडम फ्रॉम द लाइसेंस पॉलिसी। अब कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। एक दुकान नहीं खुलती थी पहले, अगर दुकान भी खोली लाइसेंस चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं, जहां काम करना अपना कर लो मजे से, जहां स्टार्ट करना कर लो। ठीक है जी, आ जाओ पढ़ो अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। इसी में आगे लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। ये लिखो टॉपिक का नाम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। अब इसके अंदर हम 3-4 तरह के रिफॉर्म्स पढ़ेंगे कि क्या क्या आया। ठीक है जी, लिबरलाइजेशन में अब किस किस तरह के रिफॉर्म्स आए इनके बारे में हम पढ़ेंगे और यहां से हम स्टार्ट करेंगे कल क्लास में। चलो जी।